स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Welcome everyone, this is Shashank Tyagi from Study IQ, and today we have very esteemed guest, Miss Sushri. She has secured 248 rank and she is all set to become IAS officer. She has very interesting, I would say, a story जो हम सब अमूमन झेलते हैं। मैं हम सब कह रहा हूं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स का प्रॉब्लम केवल एकेडमिक नहीं होता। जो रियल टसल चलता है वो बैकएंड पे चलता है, जो कई बार किसी को बताया नहीं जाता, क्योंकि कई बार उसका सोल्यूशन किसी कोचिंग के टीचर के पास नहीं होता, कई बार किसी फ्रेंड्स के पास भी नहीं होता, क्योंकि फ्रेंड्स खुद ही ऐसे स्ट्रगल्स झेल रहे होते हैं। इस यूपीएससी जर्नी में कितनी सारी ऐसी कहानियां दफन हैं कि जो बहुत क्षमता रखते हैं बट किसी कारणवश वो क्लियर नहीं कर पाए। आज का ये इंटरव्यू एक कोशिश है कि जो मैंने कहा किसी कारणवश, तो अगर आप उससे कनेक्ट होते हैं तो सुश्री स्टोरी इज प्रोवाइडिंग सम सॉल्यूशंस टू दैट। तो आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप स्ट्रेटजी ले सकते हैं, इनकी स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है, करंट है, जो जितने इश्यूज आप रखते हैं, मतलब कहां से करें, क्या करें, मोमेंटम नहीं बन रहा, ये सारी बातों पर भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वेलकम सुश्री। थैंक यू सर। सो स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से कि कब आपने सोचा कि नाउ आई हैव टू बिकम IAS, या कुछ और सोचा था कि मतलब, और फिर चेंज हुआ, हाउ थिंग्स? इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचा था, क्योंकि जब क्लास 4th में थी तो एक आंटी, जब मेरा रैंक निकला, एक आंटी ने मुझे कॉल करके जब कॉन्ग्रेचुलेट किया, शी नैरेटेड द स्टोरी कि अपेरेंटली जब मैं क्लास 4th में थी और उन्होंने मुझसे पूछा था तेरा व्हाट इज योर एम, तो मैंने IAS बोला था। तो कब से सबकॉन्शियस में वो है, क्योंकि मेरे पापा जब न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो वो सिर्फ उसी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और कटिंग्स को मेरे लिए बचा के रखते थे जिसमें किसी की रैंक, उड़ीसा से कोई रैंक होल्डर हो, रैंक 90, मुझे याद है कोई रैंक 90 रखा था। तो तब मुझे दिमाग में ये चलता था कि इतने सारे न्यूज में से वो सिर्फ यही कटिंग क्यों रखते हैं, यही आर्टिकल को क्यों बचा के रखते हैं, तो इट मस्ट बी समथिंग इम्पोर्टेंट, इसीलिए बचा हुआ होता है। तो तब से ही दिमाग में, और मैं आई वॉज गुड इन स्टडीज, तो लंबे समय तक बैठना मेरी आदत थी। तो फिर धीरे धीरे वो होता गया, और जब मैं कॉलेज में गई तो होता ये था कि वहाँ पे लड़के लड़कियों के बीच थोड़ा भेदभाव होता था, तो लड़कियों को लाइब्रेरी में जाने नहीं दिया जाता था। तो और मैं कॉलेज अपने बैच की टॉपर थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि क्योंकि रूम में आपके रूममेट्स के बीच आप पढ़ नहीं पाते और लाइब्रेरी में आपको जाने नहीं दिया जाता था। तो मैं अपने डीन के पास गई अपने कुछ लड़कियों को लेकर, और डीन ने जो रीजन दिया वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो मैंने वहां पे डीन के साथ एक बहुत आर्ग्यूमेंट भी की थी कि नहीं, मैं सही हूँ और आप जो भी रीजन दे रहे हैं इट्स रॉन्ग। तो लेकिन सर ने नहीं माना था। तब जब मैं वापस आ रही थी तो तब भी मेरे दिमाग में चला था कि अगर मैं IAS होती तो ये कोई भी गलत चीज मैं कहीं पे भी नहीं चलने दूंगी। तो ये एक चीज हमेशा रहती थी मेरे दिमाग में कि कुछ भी गलत हो तो मैं IAS होती तो ये नहीं होता, मैं IAS होती। ऐसे शुरू हुई। इफ यू डोंट माइंड, सो व्हाट वाज द रीजन? मतलब ये काफी अलग बात है कि गर्ल्स को लाइब्रेरी में एंट्री नहीं मिलेगी आज के टाइम पर, मतलब। हाँ, वो एक्चुअली उनको उनको ये लगता था कि इवन मेरी वार्डन भी वो रीजन से अग्री करती थी। उनको ये लगता था कि लड़कियां जाएंगी तो लड़के डिस्ट्रैक्ट होते हैं और लड़के नहीं पढ़ पाते। तो दैट मुझे बहुत अपसर्ड लगा था, इसलिए मैंने झगड़ा किया था वहां पे, एक लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट किया था सर के साथ। लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं, 4 साल तक मैंने वैसे ही रूम पे ही पढ़ाई की है। तो लेकिन हाँ, सॉरी, 3rd ईयर में उन्होंने अलाउ कर दिया था, क्योंकि बहुत लड़कियों ने एप्लीकेशन लिखा, ये किया, एक पेटिशन किया, पूरा अच्छे से फॉर्मेट में वो जब गया तो फिर वो अलाउ हो गया था। तो 4th ईयर में तो तब तक तो आ गया था। यू टुक द स्टैंड। यस। पॉइंट इज कि अगर माइंड में बार बार वो रिलेट हो रहा है तो मतलब आपका आइडिया ये था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि माय एक्शंस शुड ब्रिंग सम इम्पैक्ट, राइट? वेरी मच। यस। यस यस। अब कौन सी मेजर स्ट्रगल्स आपने देखे अपनी लाइफ में, मतलब स्टार्टिंग से, और फिर लगा कि यस, मतलब रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा?
जैसे मेरा हमेशा से मैं आई सपोर्ट मैं हमेशा से ये एजुकेशन सेक्टर में काम करने का मेरा बहुत मन है, इसीलिए क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे फाइनेंशियल क्रंच बहुत फेस करना पड़ा था। तो मुझे ये लगता था कि अगर कोई भी ऐसा लड़का या लड़की हो जिसको कि फाइनेंसेस की वजह से पढ़ नहीं पा रहा है, देन इट्स अ वेरी बैड रीजन टू स्टॉप स्टडिंग। तो वो नहीं होना चाहिए। तो जैसे मुझे मेरी बुआओं ने बहुत हेल्प किया था। मेरे पापा का एक पे फ़ोन था, वो 1-2 रुपए बस पे फ़ोन ही था, उसपे वो पेन्स वगैरह भी कुछ भी नहीं बेचते थे, तो वो सिर्फ़ 1-2 रुपए के ये में इनकम में हम चलते थे। तो और मैं स्कूल फीस नहीं दे पाती थी, जो कि इट वाज़ ओनली 125 टू 200 के बीच में वैरी किया था, और तब मैं क्लास में फर्स्ट आती थी। लेकिन बिकॉज़ मैं फीस नहीं दे पाती थी, मुझे एग्ज़ाम लिखने लेट भेजते थे। मतलब सब कोई एनुअल एग्जाम के दिन मैं क्लास के बाहर खड़ी होके वेट कर रही होती होंगी कि मुझे अंदर क्यों, मैं रो रही होती होंगी, पापा का वेट कर रही होती, पापा कब फीस लेके आएंगे तो मुझे रूम के अंदर छोड़ेंगे एग्जाम लिखने के लिए। बेल बज चुकी होगी, मेरे एंग्शियसनेस बढ़ रही, सब लिखना चालू कर चुके होंगे, लेकिन मैं क्लास में फर्स्ट होती हूँ। और मुझे ये चीज बहुत अनफेयर लगती थी कि क्लास में जब मैं फर्स्ट आती हूँ तो सब कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन तो फिर एग्जाम लिखने में मुझे क्यों अलाउ नहीं करते, और सिर्फ 125 रुपए 200 रुपए के लिए। तो वो चीज अभी भी मेरे दिमाग में है कि इतने कम पैसों के लिए आप कैसे ऐसे कर सकते हो। तो वो जो चीज थी, उसके बाद उसका हमने सोल्यूशन ये निकाला था कि पापा से मैं 10 स्कूल से आते वक्त मैं 10 रुपए लूंगी और अपने सेव करूंगी, और एंड ऑफ द मंथ मैं खुद वो पैसे लेकर ऑफिस में दूंगी, और वो पैसा कोई भी और यूज नहीं करेगा। तो और ऐसा भी एक बार हुआ था कि मेरे पैसे पापा को जरूरत पड़ी तो वो मेरे पैसे ले गए थे, और मैं स्कूल की फीस वो मंथ नहीं दे पाई थी, तो मैं पूरा दिन मैंने खाना भी नहीं खाया था कि मेरे पैसे क्यों लेके चले गए। तो वो आई वॉज ओनली इन क्लास 5 और 6। तो इतने बचपन में आपको मुझे ये पता चल गई थी कि पढ़ाई पैसों की वजह से रुक सकती है। तो आई वॉज वेरी लकी, आई कंसीडर माई सेल्फ वेरी लकी कि मेरी इतनी फाइनेंशियल क्रंच होने के बाद भी मेरी पढ़ाई नहीं रुकी। और मैंने वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस जिसको कहते हैं उसको क्लियर किया, क्योंकि पैसों की वजह से अगर वो तब रुक जाती तो आज मेरी भी शादी हो गई होती और मैं भी हाउसवाइफ होती। और नो ऑफेंस टू ऑल द एनी हाउसवाइफ, दे डू अ वंडरफुल जॉब, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो आई टोटली गॉट योर पॉइंट कि यू वर सेइंग कि कहीं ऐसा होता कि कितनी सारी जो लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, दे वांट टू मेक देयर ड्रीम्स ट्रू, बट वो नहीं कर पाती, वो शादी हो जाती है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। टोटली गॉट इट। एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आप में थी, मतलब वो क्राइसिस था और उसमें सॉल्यूशन है। और आज इंडिया को ऐसे ही ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत है कि वी हैव क्राइसिस इन डिफरेंट सेक्टर्स। टाइम टाइम पे ऊपर नीचे चीजें चलती रहती हैं। यू नीड पीपल हु कैन ब्रिंग रिजल्ट्स इन मिनिमम रिसोर्सेज। और आपने वो तो किया है। थैंक यू सो मच। या सो उसके बाद 12th के बाद देन यू डिड ग्रेजुएशन, और उसके बाद अब फिर आप दिल्ली आई, और दिल्ली आकर आपने तैयारी शुरू करी। जी जी। 4 अटेम्प्ट आपने दिए, 3 में आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, और अब आपका प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस हुआ, फाइनली यू हैव द रैंक। 3 प्रीलिम्स ना होना और दिल्ली में रहना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी टास्क होती है। मतलब उससे कैसे आपने कोप अप किया, क्योंकि कितने सारे एस्पिरेंट्स इस चीज को झेल रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो कहूँगी एक लेवल ऐसा था कि मुझे सुइसाइडल अटेम्प्ट्स आने लगे थे, सुइसाइडल थॉट्स आने लगे थे। तो उस वक्त पर सबसे ज़्यादा जो मैं दिन में 4-4 घंटे अपनी माँ से बात करती थी, और मेरे कजिन्स होते थे तो उनसे बात करती थी। तो अगर कोई भी, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ऐसे कुछ ये से गुजर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम, कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो डोंट कट योर सेल्फ ऑफ कम्प्लीटली। इट्स अ वेरी बैड आइडिया। अगर आपको कोई ये सलाह भी दे रहा है कि पूरा आपको सोशल मीडिया से कट ऑफ होना पड़ेगा, दोस्तों से कट ऑफ, डू नॉट डू दैट एवर। प्लीज स्टे इन टच विथ योर फ्रेंड्स। अब obviously not negative people, but obviously your parents, your family, your cousins, you will definitely have such friends जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, they are going through the same phase। तो जब वो शेयर कर लेते हैं, वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है आपकी, अरे हाँ मेरा भी ये नहीं हो रहा, तेरा भी नहीं हो रहा, तो वो जब हो जाता है तो फाइंड सच फ्रेंड्स जिनके साथ आप ग्रुप डिस्कशन कर सके, इम्प्रूव कर सके, बट डू नॉट कट योर सेल्फ ऑफ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि काफी सारे लोग तो टैबू समझते हैं इस बात को, और वो झेल रहे होते हैं लेकिन वो बात नहीं करना चाहते। और ये मैसेज काफ़ी फ्लोट होता है कि अब तो मैं सक्सेस होके आऊँगा वापस, और अपने बात नहीं करूँगा, बात नहीं करूँगी। तो कट ऑफ नहीं करना है,
बातें करते रहनी है, और अल्टीमेटली पेरेंट्स आर लाइक सोर्स, दे आर लाइक द रूट्स। तो रूट से कट होके कोई प्लांट ग्रो नहीं हो Exactly. सकता, राइट? तो दिस इज द मैसेज। फिर जो दिल्ली में आप थे, तो जो स्ट्रगल्स थे, मतलब जैसे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो क्या आपको लग रहा था व्हाट वर द गैप्स? मतलब क्योंकि हम कहते हैं ना हमेशा कि एक बार फेलियर हुआ तो उससे सीख लो, सीखने के बाद फिर कुछ नया करो। क्या वाकई ये ढूंढ पाना इतना आसान होता है क्या? अ, जी, मैं तो कहूँगी जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, बहुत ही कम मार्क्स आए थे अच्छा। एक्चुअल प्रीलिम्स में। सो मैं पैटर्न ही नहीं समझ पा रही थी। तो पहले अटेम्प्ट की गलती मेरी ये थी कि मैंने सोचा बस रट्टा मार के चले जाने से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आई डिड नॉट नो यू हैव टू फॉलो अ स्ट्रैटेजी। आई डिड नॉट हैव द राइट गाइड आई वुड से। सो मैंने बस वही किया था, बुक कवर टू कवर बुक्स पढ़ लिए थे और मैं जाके बैठ गई थी, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ आते हैं नहीं। तो वो कट गया था। सेकंड अटेम्प्ट में सीसैट रुक गई थी, जीएस में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। तो हमेशा से मेरे जीएस में ये प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं क्वेश्चंस को समझ नहीं पा रही थी। मैं बहुत नैरो माइंडेड से क्वेश्चंस को देख रही थी। जितना पूछा, जितना मैंने पढ़ा है उसमें से आया तो ठीक, वरना नहीं। मैं सोच लेती थी कि ये तो होगा ही नहीं, इसको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। तो जब मैं धीरे-धीरे ऐसे मेंटर्स से मिली, तो मेरा जो अप्रोच था इस बार, ये प्रीलिम्स इसलिए क्लियर हुआ मेरा, आई सैट विथ दोज पीपल टेस्ट सीरीज लेके जिन्होंने 5-6 बार प्रीलिम्स कर लिए हैं ऑलरेडी। अटेम्प्ट मेंस रुक जाता है, इंटरव्यू रुक जाता है, तो उनके साथ बैठी और टेस्ट सीरीज लगाए, प्रीलिम्स के मॉक्स लगाए। तो तब जब मेरा गलत होता था और उनका सही होता था, तो तब मुझे पता चलता था कि उन्होंने क्यों सोच के सही किया और मैंने क्या सोच के गलत किया। तो ऐसे करते मैंने कुछ 30 से 40 मॉक्स ऐसे लगाए हैं उन लोगों के साथ। तो वो फिर ऐसे करते-करते उनका थॉट प्रोसेस मैं अडॉप्ट करने लगी, और एक्चुअल मेन एग्जाम में भी, प्रीलिम्स एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में मुझे पता चल रहा था कि आई एम कंप्लीटली थिंकिंग थ्रू द अदर पर्सन्स थॉट प्रोसेस, नॉट माय रेगुलर थॉट प्रोसेस। और इसलिए इस बार भी इसी बार मेरा क्लियर हो गया, क्योंकि मेरे डायमेंशंस खुल गए। तो यू हैव टू सी इट इन अ वेरी ब्रॉड होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। ऐसा नैरो नहीं लग रहा है कि मैंने तो इतना ही पढ़ा था, इतने से आएगा तो मैं कर पाऊंगी, वरना अटेम्प्ट करना ही बेकार है, छोड़ ही देती हूँ। मैं क्वेश्चंस भी बहुत कम अटेम्प्ट करती थी, 70 या 72 ऐसे कुछ करके आते थे। इस बार ज्यादा किए, रिस्क लिया, अटेम्प्ट्स लिए, तो वो हो गया। ठीक। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपकी अप्रोच केवल सब्जेक्ट सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए, कि आपने कुछ नोट्स या रेफरेंस मटेरियल किसी टॉपर ने बताए और आपने उसका रट्टा मार लिया और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, स्पेशली जो पहली बार अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड, अगर कोई एक्सपर्ट है उस फील्ड में, तो उस एक्सपर्ट से गाइडेंस लेकर आप कितना सारा अपना समय बचा सकते हैं, बिकॉज दे विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। तीसरा, इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि थॉट प्रोसेस मींस मल्टी डायमेंशनल, हमें सोचना पड़ेगा, सरप्राइज के लिए तैयार रहना होगा, राइट? ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा एग्जैक्ट वही, क्योंकि आपको अप्लाई भी करना होता है, राइट? रिस्क भी लेना होता है, ये आपको करना होता है। इस बार की जो आपकी अटेम्प्ट थी, तो उसमें आपने मुझे बताया था कि इस बार सर कॉन्फिडेंस ने बड़ा रोल प्ले किया है। और वो कॉन्फिडेंस इस वजह से आ पाया क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक लॉन्च पैड तैयार हो चुका था। तो वो लॉन्च पैड था कि इन्होंने ऑलरेडी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा दोनों का जो स्टेट पीसीएस है वो क्लियर कर चुका है, एंड राइट नाउ शी इज अंडरगोइंग ट्रेनिंग एज एसडीएम इन उड़ीसा। सो यानी कि कई बार बच्चे सोचते हैं कि यार यूपीएससी ही देंगे, इसके अलावा कोई एग्जाम नहीं देंगे। अरे अगर ये नॉलेज आपको स्टेट पीसीएस में थोड़ी सी स्ट्रेटजी को ट्वीक करके अगर हेल्प कर सकती है, तो उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आप में आएगा वो आपको यूपीएससी भी क्लियर कराएगा, क्योंकि वो रिस्क लेने की जो क्षमता किसकी जरूरत है ना जो प्रीलिम्स में, वो शायद आपको हेल्प वहां पर मिल ही जाएगी। सो आपका आपने शुरुआत के टाइम पर क्यों पीसीएस नहीं दिया था, मतलब क्या थॉट प्रोसेस? क्योंकि ऐसा थॉट प्रोसेस ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट्स का होता है। सेम थॉट प्रोसेस मेरा भी था कि अब यूपीएससी दे रही हूँ तो पीसीएस क्यों दूं। हाँ। यही सोच के मैंने कहा, जब भी मुझे बहुत लोगों ने बोला था, मेरे दोस्तों से लेकर मेरे फैमिली ने, कि पीसीएस क्यों नहीं दोगे, प्रिपरेशन अच्छी है, पीसीएस दे दो, इजी क्वेश्चन, इजियर क्वेश्चन लेवल इजियर होता है। लेकिन एक जो वो आई वुड से ईगो आ गया था मेरे मन में कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, पीसीएस थोड़ी दूंगी, ऐसे सोचती थी मैं। लेकिन जब यूपीएससी ने मैं हमेशा बोलती हूँ यूपीएससी आपको हम्बल होना सिखा देता है, वो ईगो बिल्कुल ही तोड़ देता है आपको। तो वो हम्बल कर दिया उसने मुझे। तो मैं फिर सोची कि नहीं,
ऐसे तो नहीं चलेगा कि मैं अटेम्प्ट्स देती रहूं, प्रीलिम्स ना होए और घर पे फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, कोई तो मुझे जॉब पकड़नी पड़ेगी। तो ऊपर से प्रेशर आ रहा था कि रिलेटिव से कि प्राइवेट नौकरी कर लो, और मुझे बिल्कुल मन नहीं था। तो फिर मैंने उसका पहले तो मैंने पीवाईक्यूज देखे, स्टेट पीसीएस दोनों के, यूपी और उड़ीसा के, और जिस एक ही साल में दोनों भरे थे। एंड आई वाज वेरी लकी कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, वो भी बिकॉज वही मुझे अच्छे मेंटर और गाइड मिल गए थे। तो उनके साथ बैठ के क्योंकि यूपी में बहुत फैक्ट्स आते हैं, वेरी फैक्चुअल पेपर दैट इज, तो बहुत रट्टा मारना पड़ता है, बहुत याद, डिस्कशन बहुत रेगुलर होना पड़ता है। तो वो सब किया, वो सब होने के बाद जब ये प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मुझे वेरी स्ट्रेंजली मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, ये दोनों सर्विस मैं क्लियर कर लूंगी, और दोनों ही क्लियर हो गए एक ही साल। अक्टूबर 7 को मेरा उड़ीसा का रिजल्ट आया और 17 को यूपी का, और दोनों ही क्लियर हो गए थे। तो बिकॉज ये दोनों क्लियर हो गए थे, जो कॉन्फिडेंस में लूज कर चुकी थी तीनों फेल्ड अटेम्प्ट्स में यूपीएससी में, वो कहीं वेरी वियर्डली जस्ट केम बैक स्ट्रॉन्गर। आई वाज लाइक कि इस बार तो पक्का मेरा आईएएस निकल रहा है। पूरा दिमाग में यही सोच के ही पढ़ रही थी कि आईएएस तो निकल ही जाएगा। और वैसे ही प्रिपेयर किया, वैसे ही घंटे पढ़े, वैसे ही सोर्सेज दिए, मिनिमल सोर्सेज रखे अपने। ये बहुत मेरा अब मेरे पूरे प्रिपरेशन का ये बहुत, मेरे जीएस में 423 मार्क्स है। तो मेरे सोर्सेज इतने लिमिटेड थे क्योंकि मेरे पास सिर्फ वही 3 महीने थे, और मैंने कोई ज्यादा कभी, बिकॉज मेंस दिया नहीं है, तो कभी उस ओरिएंटेड पढ़ाई की भी नहीं थी। पहली बार दे रही थी तो पहली बार उस ओरिएंटेड पढ़ाई की थी। मैं बहुत वैसे हूँ कि ऑलरेडी प्रिपेयर करके कुछ रखा नहीं था मैंने, दैट वाज आल्सो वेरी बैड स्ट्रेटजी, होनी चाहिए थी प्रिपरेशन। बट तो जो भी है वो बहुत, उसी 3 महीनों में मैंने पूरा फिर से सारा जीएस किया, ये सब कुछ किया, और लिमिटेड सोर्सेस रखा, और बहुत भरोसा था खुद पर, तो वो फिर हो गया था। ग्रेट। एक वो कहावत है ना कि खुद पर डाउट करना सीम्स लाइक इजी इन कंपैरिजन टू बिलीफ, क्योंकि बिलीफ के साथ आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट योर एक्शन शुड बी इन सिंक टू योर बिलीफ। तो इस बार बिलीफ आपको हो गया था, तो फिर एक्शंस भी उस तरीके से होने स्टार्ट हो गए थे। और मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स के साथ यही इशू है। अगर मैं ठीक बोल रहा हूं तो कमेंट में आप बताइएगा कि बिलीफ प्रॉपर नहीं है, और इसी वजह से डिसिप्लिन भी नहीं आ पाता। वेरी वेरी ट्रू। ये एक फैक्ट है, क्योंकि सेल्फ इमेज ही डिस्टॉर्ट हो जाती है। इतने चैलेंजेस, इतने अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। बाहर से कोई पूछता है तैयारी कैसी चल रही है, तो अच्छी चल रही है और वैसे हमें खुद को नहीं पता होता। दैट्स ट्रू। एक बार स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम्पल से बताइएगा जो आपने मेरे साथ शेयर किया था। मैनी थिंक दैट दिस इज अ नॉलेज एग्जाम, लेकिन आपने अपने साथ एस्पिरेंट्स को देखा, वन ऑफ योर फ्रेंड जो पंचायत सेक्रेटरी हैं, नॉलेज उनके पास हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स में आपसे बेहतर भी हो, शी हेल्प यू राइट, लेकिन फिर भी शी कुड नॉट क्लियर द मेरिट। तो क्या एक्चुअली गैप रह जाते हैं? मतलब हाउ इट इज नॉट जस्ट अ नॉलेज एग्जाम। ये कहना बहुत आसान होता है, नहीं इट्स नॉट अ नॉलेज एग्जाम, फिर कैसा एग्जाम है? मतलब इस पे अपना आपका क्या व्यू है? हाँ, ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने कि ऑब्वियसली और डेफिनेटली मेरे से लाइक 200% ज्यादा नॉलेज होगी उनकी, और मैं उनके सामने तो मैं शायद बात भी ना कर पाऊँ, किन्हीं सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बात भी ना कर पाऊँ। लेकिन हुआ ये कि उनका नहीं हो पाया। और मेरे जिस दोस्त की आप बात कर रहे हो उसका तो सीसैट रुका। आजकल तो सीसैट ही मेन बन बैठा है। इस बार का पेपर मैंने देखा एंड इट इज नॉट 10th लेवल एग्जाम। आई डोंट नो कौन से वे से वो पेपर फ्रेम कर रहे हैं। ये तो सिलेबस है ही नहीं, ये 10th लेवल एग्जाम है ही नहीं। तो बहुत लोगों का क्योंकि जिन लोगों के सर्कल में, जिन एस्पिरेंट्स के सर्कल में मैं रही हूँ, दे ऑल आर, उनको हम अपने लोग उस जहाँ पे मैं रहती थी उसके टर्म में हम बोलते थे ये लोग तो प्रीलिम्स के महारथी है, इनका और कुछ होना हो प्रीलिम्स तो हो जाएगा। लेकिन उन लोगों का भी प्रीलिम्स रुका है सीसैट की वजह से। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मेरे रूममेट्स थे, और मैंने देखा वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने कम से कम दिन में 15-14 घंटे बैठकर बस प्रीलिम्स की पढ़ाई करते थे, लेकिन फिर भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता था। तो इट इज नॉट ओनली, आई वुड लाइक टू से इट अगेन एंड अगेन, प्लीज आप प्रीलिम्स को ऐसे मत देखिए कि 4-6 हिस्ट्री के मेरे उस दोस्त ने हिस्ट्री के 6 बुक्स पता नहीं कहाँ से पढ़े थे, कहाँ से लेके आई थी वो, तो 6 बुक्स पढ़े थे लेकिन हिस्ट्री के कहाँ से क्वेश्चन आए भगवान ही जाने। तो वही हुआ
कि ऐसा वो होता है ना आपके 20% एफर्ट से आपको 80% रिजल्ट मिलने चाहिए। यस। तो PYQs प्लेड अ मेजर रोल। आप PYQs को मैंने इतनी बार किए थे, 10-15 बार किए थे कि यूपीएससी का जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चनिंग और उसके जो किस क्वेश्चन पे कैसे वो फ्रेम कर रहा है, स्टेटमेंट्स फ्रेम कर रहे हैं, वो समझ में आने लगा था कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसे आएगा तो ये ही होगा। प्लस मैंने इतने PYQs करे थे कि जो मेरा एक्चुअल अटेम्प्ट था उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो PYQs के नॉलेज से ही सॉल्व हो गए थे। 4-5 वही एक क्वेश्चन का भी डिफरेंस आ जाता है। 4-5 क्वेश्चंस रिमेम्बर अजंता केव्स कौन से रिवर के पास है, वो एक क्वेश्चन वो पहले भी आया था, वो इस साल भी आया। तो वो सब ऐसे आप जब PYQs करें, सिलेबस करें और मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग रखें, एक होलिस्टिक थिंकिंग रखें बहुत, क्योंकि बहुत डिटेल्स में वो बहुत छोटी छोटी चीजों में पकड़ लेते हैं, छोटी छोटी चीजें पे ध्यान देना पड़ता है। तो इस बार जब मैं एग्जाम दे रही थी मुझे पता चल पा रहा था कि वो जितना प्रैक्टिस था PYQ का, मॉक टेस्ट का, वो सारा प्रैक्टिस काम में आ गया था मेरा। इंस्टेड ऑफ कि बैठ के मैंने इस बार बहुत कम, मैंने जून 2 को शायद प्रीलिम्स थी 2022 की, और मैंने अप्रैल 20 में पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा मेरे से इतनी पढ़ाई होगी नहीं प्रीलिम्स की, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसे सोचकर बिना स्ट्रेस के एक तो पहले गई थी क्योंकि उड़ीसा वगैरह मेरे हाथ में था। और दूसरा कि यही सोच के गई थी कि अटेम्प्ट दे देती हूँ, नहीं होगा तो छोड़ दूंगी। तो बिना स्ट्रेस के गई थी एक। दूसरा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा थी मेरी 2, और कॉन्फिडेंस तो था ही मेरे पास, तो उसी वजह से निकल गया था। तो आई वुड से कि प्रैक्टिस अ लॉट, PYQs मोर ज्यादा कीजिए, मॉक्स बहुत कीजिए, तो आपको पता चलेगी। PYQs अटेंशन टू डिटेल, क्योंकि आपने इस बार के प्रीलिम्स का जिक्र कर दिया है जी, जनरली बताइएगा सुश्री, इस बार का जो GS था और CSET, तो दोनों को देख के क्या ऐसा लग रहा था कि ठीक हुआ पिछली बार हो गया मेरा? नहीं तो इस बार तो सबसे पहला रिएक्शन मेरा वही था। पहले ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पिछले 5 साल से आ ही नहीं रहे थे, और अचानक से मैं फर्स्ट पेज पे देख रही हूँ कि इतने सारे, मुझे जो सेट मिली थी उसके फर्स्ट पेज में कम से कम 8 ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, और मेरी ज्योग्राफी वीक है। तो और फिर जो स्टेटमेंट्स, एलिमिनेशन का आप ट्रिक ही यूज नहीं कर सकते। दे ऑलवेज से कि UPSC is always one step ahead of you, and it is true. It is true. It is trying to bring everyone down, I feel. और इतने tough questions थे, only 2, only 3 वाले statements। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि CSET तो मेरा एक भी ना बनता इस बार, मेरी मैथ्स तो है ही बुरी। तो अच्छा हुआ कि मेरा निकल गया, मुझे नहीं देना पड़ा। लेकिन आई रिमेम्बर जिस दोस्त की मैं बात कर रही थी, वो 4 महीने से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रही थी। जो बीच में 3 घंटे का गैप होता है, वो मेरी रूममेट ने मुझे कॉल किया, मैं इंटरव्यू के बीच में थी, एंड शी कॉल्ड मी एंड आई पिक्ड अप हर कॉल एंड शी सेड, सुश्री, आई वांट टू क्राई बिकॉज आई हैव स्टडीड सो हार्ड एंड इट वेंट सो बैड दैट आई कैन नॉट टेल यू। और तो फिर मुझे पता चल गया कि इतनी मेहनत के बाद भी ये नहीं होने वाला। तो थोड़ा पता नहीं कैसे दिमाग चलाए, पर जो भी है इसमें, मतलब एक पहला रिस्पॉन्स तो ये लगा कि भले कट ऑफ थोड़ा ऊपर चली जाती, लेकिन क्वेश्चंस को जिस तरीके से करा गया है ना, तो कितने सारे स्टूडेंट्स तो मतलब इसमें वो 12,000 प्रीलिम्स सिलेक्ट करेंगे कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि CSET में तो कट ऑफ नहीं होता, आपको तो क्वालिफाई करना पड़ता है। क्या करोगे, 67 तो आएंगे नहीं। देखते हैं क्या होता है। करंट अफेयर्स को लेकर एक पिन पॉइंट रहता है कि हम न्यूज़पेपर से पढ़ें या मंथली मैगजीन से पढ़ें। मुझे पता है आप करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन्स का भी यूज करती थी, न्यूज़पेपर का भी यूज करती थी। लास्ट मोमेंट पे इतना समय नहीं होता कि भाई हम सब कुछ रीड करें। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी, एक बार स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए प्लीज। सर, करंट अफेयर्स का ये था कि मैं एवरी मंथ एक तो मंथली मैगजीन पढ़ लेती थी, और ऑब्वियसली न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी। और मैं जो रिवीजन वीडियोस होते हैं, जो कि पूरा कंपाइल करके वो रिवीजन वीडियोस आ जाते थे, स्टडी IQ पे भी बहुत आते थे। आई वॉज अ थरो वॉचर ऑफ दोज वीडियोज। मैं उनको देखती थी और लास्ट मोमेंट्स पे ही फिर से एक नया नोट्स बना लेती थी। जैसे एनवायरनमेंट के पार्क्स हो गए, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, ये सब तो बहुत आते रहते हैं, लेकिन ये रट्टा याद नहीं रहता। तो जितने भी करंट अफेयर्स के प्लेसेस इन न्यूज़ या फिर नेशनल पार्क्स इन न्यूज़, ये सब के कंपाइलेशन जो वीडियोस आ जाते हैं, तो मैं तब भी लास्ट मोमेंट पे ये सब देख के एक नोट्स बना लेती थी और नोट्स बना के उनको डिस्कस बहुत करती थी, आते जाते खाते पीते
आप बस बोलते रहो, अरे बोलो तो ये नेशनल पार्क कहाँ है, ये कहाँ है, तो एक डिस्कशन रहता था तो वो दिमाग में रह जाता था। इसके बिकॉज मैंने मंथली मैगजीन और मैं न्यूज़पेपर बहुत थॉरली और मंथली मैगजीन्स भी बहुत थॉरली पढ़ती थी, तो ये सब इतना मुश्किल नहीं होता था रिवीजन मेरे लिए। बल्कि करंट अफेयर्स में मैं अपने दोस्तों से बेटर थी। स्टेटिक मेरा इतना अच्छा नहीं था, बट करंट अफेयर्स मुझे बहुत मज़ा आता था पढ़ने में। तो बिकॉज मेरी प्रेपरेशन मंथली रहती थी, तो एंड में जो प्रेपरेशन होती थी वो बहुत इजी रिवीजन हो जाता था। मैं बस एक नज़र मार देती थी तो वो आ जाता था। या फिर आप जो भी टेस्ट पेपर्स मॉक टेस्ट सीरीज में देती थी, उसमें जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसके भी मैं नोट्स बना लेती थी। तो ये मैं करती थी। और एंड में जस्ट 2-3 days अगो ऑफ द एग्जाम मैं मोस्टली PYQs करती थी और करंट अफेयर्स ही रिवाइज करती थी। जितने भी नोट्स बने थे वो लास्ट 1 महीने या 15 दिन में जितना कर पाऊँ उतना करती थी, वरना बाकी छोड़ देती थी। और वैसे था। तो फुटनोट्स आप बना रहे थे? फुटनोट्स मेरे रहते और थे। स्टडी IQ की जो वीडियोस थी उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करते थे आप पॉइंट्स? जी जी। ग्रेट। लास्ट मोमेंट पे जो आपके मेंस के नोट्स थे, तो उस टाइम पर चाहे आपका ऑप्शनल है चाहे GS है, क्या इतना समय था आपके पास कि आप मेन बुक्स पे जाएं? नहीं सर, उस टाइम तो फुटनोट्स ही काम आते थे। तो हमने वही किया था। मैं एक मेरे फ्रेंड है उनके साथ ही पढ़ती थी, तो हम दोनों ने शेयर कर लिया था। वी हैड डिवाइडेड कि इतने ये वाला पोर्शन तुम नोट्स बना लो, GS3 GS4 के नोट्स मैं बना लूंगी। तो फिर हम नोट्स शेयर करते थे। तो लास्ट में जो काम आए, एक छोटी सी हमारी डायरी थी 60-70 पेजेस के। हमारे पूरा करंट अफेयर्स और जो हम डेटा डालना चाहते हैं कोई भी आंसर में, जो आंसर एनरिचमेंट बोलते हैं, डेटा हुआ, ग्राफ हुआ, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, ये बहुत जगहों से ओवर 3 months हमने कलेक्ट की थी। कलेक्ट करके हम वो छोटे से डायरी में लिखते थे। GS2 वही डायरी में 4 GS के होते थे और ऑप्शनल के लिए मेरा एक अलग डेटा का डायरी होता था। तो एंड में हम सिर्फ और सिर्फ जस्ट जो एग्जाम के एक दिन पहले वी यूज्ड टू डू ओनली दोज, सिर्फ वही रिवाइज करके जाते। हमेशा आपको क्लास में बताया जाता है दिस इज द प्रूवन स्ट्रेटजी। सुश्री ने इस्तेमाल किया, आपने नहीं किया तो अब कर लीजिए। बार बार बताते हैं आपको कि 4 सेक्शन में डिवाइड कर दीजिए अपने GS पेपर 1, 2, 3, 4। क्लास में बताता हूं मैं कि उसमें फुटनोट्स को लिखना है, कीवर्ड्स को लिखना है, डिटेल लैंग्वेज नहीं लिखनी, क्योंकि उसके लिए तो आपको नोट्स ऑलरेडी दिए जा रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स दिए जा रहे हैं, क्रक्स दिए जा रहे हैं। तो उसका रिवीजन करके अब केवल उसको इंटीग्रेट करना आपको है, चाहे वो प्रीलिम स्टेज पर हो चाहे वो मेन स्टेज पर हो। मेन स्टेज पर विशेषकर, क्योंकि वहां वो इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू इंक्रीज द लेजिटिमेसी ऑफ योर आंसर। इंटरव्यू कैसा रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू था। इट वाज अ वेरी वेल गुड इंटरव्यू आई वुड से, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग 190 प्लस मार्क्स, बट मेरे आए 180। मे बी दे वर नॉट वेरी सेटिस्फाइड विथ माय आंसर्स, बिकॉज मेरा ऑप्शनल एग्रीकल्चर और बैकग्राउंड एग्रीकल्चर था। तो पूरा 25 मिनट्स अराउंड मेरा कुछ इंटरव्यू चला होगा, उसमें से 75% जो इंटरव्यू है वो एग्रीकल्चर पे ही चला। एंड आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। दे वर वेरी घिसा पिटा क्वेश्चंस दैट आई वुड से एग्रीकल्चर के। प्लस मैं जब मैं कॉलेज में थी तो मेरा एक प्रोजेक्ट था 4 महीने का, जिसमें हम जाके गांव में रहते थे और फार्मर्स के साथ इंटरेक्ट करते थे। वी यूज्ड टू स्टे फॉर 4 months। तो हुआ ये वेरी इंटरेस्टिंगली, प्रीति सुदान मैम का बोर्ड था, तो जिस गांव में मैं जाके रही थी उस गांव में मैडम काम कर चुकी थी। तो वी हैड अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन ऑन द विलेज। आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। शी हैड वर्क देयर, तो वो मुझसे पूछ रही थी एंड आई वाज गिविंग आंसर्स। वी वर नॉट, इट वाज नॉट क्वेश्चन आंसर, इट वाज मोर ऑफ अ डिस्कशन। इट वाज फन। आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ फन टॉकिंग टू हर। वो हुआ। एंड देन आई हैड मैंने एक टर्म यूज किया था अपने इंटरव्यू के दौरान, पावर एसिमेट्री करके, तो उसको पकड़ लिया था उन्होंने। एंड देन दे सेड पावर, उस पे एक क्वेश्चन आ गया था कि इंडिया में तो पावर एसिमेट्री इज अ फैक्ट, ये तो हर जगह है। हाउ डू यू वांट टू, क्या इसमें आपकी क्या राय है? जो फार्म लॉज ले आए थे फिर वो फार्म लॉज भी एक पावर एसिमेट्री, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो बड़े MNCs होते हैं और फार्मर्स, तो वो उसके सॉल्यूशंस क्या है वो सब पूछा था। तो वो आई जितना मेरा असेसमेंट है कि वो सेटिस्फाई हुए, बट आई डोंट नो किस में रह गया। बट 10 मार्क और होते तो अच्छे रैंक आ जाती। और सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड गुड नंबर ऑफ पॉइंट्स, और आपके साथ डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही जेन्युइन कन्वर्सेशन थी, जेन्युइन स्ट्रगल, सॉल्यूशंस, और my best wishes to you, पूरे स्टडी IQ टीम से, और we wish कि you reach best of your career and have impactful life ahead. Thank you.
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।